इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्ड हैं, कौन कौन से हैं, उसके अंदर में क्या क्या बातें कही गई है, वो आज हम इस वीडियो से जानेंगे। 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्ड हैं। पहला क्या है? द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, इसके अंदर में बताया गया है कि भारत का आधिकारिक क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी भारत का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। नंबर 2 है प्रोविजंस रिलेटेड प्राइविलेज एम्यूलमेंट्स टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जज एंड कैग। प्रावधान की बात की गई है, अधिकार की बात की गई है और उनके सैलरी का डिस्कशन की बात की गई है। किसके किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे पीएम बिल्कुल भी नहीं है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 2 में है गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के जज की सैलरी का डिस्कशन भी इसी में होता है, यानी नंबर 2 शेड्यूल्ड में। ओके, नंबर 3 में आते हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओके, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन क्या है? ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। जब भी कोई अधिकारी अपने अधिकार को ग्रहण करता है, अपने सीट को, अपने पोजीशन को लेता है, तो वो कुछ शपथ लेता है। ओके, तो कौन कौन लोग जो है इसके अंडर में शपथ लेंगे? यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आप देख लीजिए, एमपी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी पीएम एंड प्रेसिडेंट की बात नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि नंबर 3 शेड्यूल में कह दिया गया है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यानी जिसके भी ओथ की बात हो यहाँ पे नंबर 3 में ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे साफ बता दिया गया यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। ओके, नंबर 4 में क्या है आप देख लीजिए, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को किस राज्य से कितनी सीटें मिलनी है? जब चुनाव होता है ना लोकसभा का एंड राज्यसभा का, तो उसी के बारे में है। राज्यसभा को किस राज्य से कितनी सीटें मिलनी है, वो डिस्कशन किस में है? 4th शेड्यूल्ड में। ओके, 5 शेड्यूल्ड क्या है? प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन and control of scheduled area and scheduled tribes, amendment in the scheduled। अच्छा, 5 में क्या है? scheduled में amendment किया जा सकता है। ओके, amendment का मतलब सुधार किया जा सकता है। इसमें क्या बात की गई है? provisions as to the administration and control of the scheduled area and scheduled tribe। scheduled area and scheduled tribe को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे उनको डेवलप किया जाए। ओके, पिछड़ी जातियां जो हैं या फिर पिछड़े जो ये है एरिया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रावधान यूज़ करना होगा, वो 5 शेड्यूल में कहा गया। नंबर 6 में बात की गई है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मतलब कि जो ट्राइबल एरिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ATMM ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनको इनके प्रोविजंस की बात कही गई है 6 में। प्रोविजंस मतलब क्या? इनको डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, वो किस में बात की गई है? 6th शेड्यूल में। ओके, चलिए फिर आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है? द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। ये क्या है? दैट शोज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स कंसर्निंग सर्टेन सब्जेक्ट्स। द यूनियन लिस्ट हैज़ a total of 97 subjects and the state list has 66 subjects and the concurrent list has 47 subjects।
ये क्या डिस्कस करता है, इसमें डिस्कस हुआ है कि पावर को डिवाइड किया गया है। पावर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ठीक है। और इनके ही हाथ में 3 पार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दी गई है। जैसे कि 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है यूनियन रूल बना सकता है या फिर कोई एक्शन ले सकता है। यूनियन के हाथ में 97 सब्जेक्ट है, मुद्दे हैं, ठीक है, जिसके लिए वो रूल्स बना सकता है या एक्शन ले सकता है। उसी तरह से स्टेट के हाथ में 66 सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वो रूल बना सकता है। ये मैटर्स जो है उसके अंडर में है और वो उस पर उसको ही काम करना है, उस पर उसको रूल बना सकता है और एक्शन ले सकता है। उसी तरह से कंकरेंट क्या होता है, यूनियन और स्टेट के मिलने से कंकरेंट बना, यानी कुछ मुद्दे जो है यूनियन के हाथ में है जिस पे वो डिस्कस कर सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है, उस पर रूल बना सकता है। कुछ मैटर्स जो है वो स्टेट के हाथ में है जिस पे वो रूल बना सकता है, एक्शन ले सकता है, ठीक है। और कुछ जो है कंकरेंट यानी इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के रिलेशनशिप से, यानी कि इन दोनों के मिलने से, सहमति से ही उस मैटर्स पे फोकस किया जा सकता है, उस मैटर्स पे ध्यान दिया जा सकता है। ये कुल मिला के पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीज़न है। ओके, 8 नंबर में है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें कहा गया है कि भारत के कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब तक तो 22 ही है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें है असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। ये जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। अच्छा, इसमें आप नोटिस कीजिए कि कहीं भी इंग्लिश नहीं है। यहाँ असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती, मराठी सब है, लेकिन इसमें कहीं भी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 9 नंबर में क्या कहा गया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। 9 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेड्यूल्ड है। इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बात कही गई है, ठीक है। और इसी में देखिए एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, जो पहले की प्रथा थी ना, अंग्रेज़ों के टाइम में जो जमींदारी सिस्टम था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो पीड़ित थे, जिसके होने की वजह से उसको अबोलिस्ट कर दिया गया, यहाँ यानी कि हटा दिया गया, पूरा ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया। तो ये लैंड रिफॉर्म के बेस पे ही है। और इसके अंदर में ऐसा था, कानून था कि इसके अंदर में जो भी कानून रहेगा, जो भी रूल होगा, वो सबको फॉलो करना होगा, उसमें किसी की भी छानबीन या फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ओके, लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने क्या किया कि जिस मैटर पे वो जुडिशियल रिव्यू नहीं चाहता था, ठीक है, उसको क्या किया कि इसके अंडर में ऐड कर दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि अब करप्शन होने लगा, ओके, अब सरकार इसको अपने हित के लिए यूज़ करने लगा। जिस मैटर्स पे वो चाहता था कि जुडिशियल रिव्यू ना हो, उसको 9 शेड्यूल के अंदर डाल देता था। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो भी कानून थे उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें रूल्स ऐड हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुआ है, ओके, जो भी अपने तरफ से अमेंडमेंट किया गया है, उस पे जुडिशियल रिव्यू होगा, चाहे वो कोई भी शेड्यूल्ड के अंदर में हो। अगर वो 9 शेड्यूल्ड के अंदर भी है तो भी उस पे जुडिशियल रिव्यू यानी छानबीन होगी। 10th नंबर क्या है, 10th नंबर में है प्रोविज़न एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन। MPs MLAs को किस बेस पे डिसक्वालीफाइड किया जाएगा, वो इसमें कहा गया है, ठीक है, 10th शेड्यूल में कहा गया। और IAS UPSC के जो पेपर डिस्कशन होते हैं ना, इस मैटर्स पे जो डिस्कशन होता है, वो भी 10th के ही अंदर में है, ठीक है। 11 में क्या है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पंचायत। पंचायत तो आप सुने ही होंगे ना, ग्राम एरिया में पंचायत होता है,
एक मुखिया भी होते हैं जो हेड होते हैं पंचायत के। तो इसमें 11 शेड्यूल में कहा गया है उस पंचायत के पावर और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसके क्या पावर्स हैं और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो भी इसमें वो डिस्कस किया गया। इसमें जिसके पास पावर होता है और जितना ज़्यादा पावर होता है उसके जिसकी जितनी अथॉरिटी है उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना जान लीजिए। तो यहाँ पे पंचायत कैन मेक द रूल्स ऑन द 29 मैटर्स। तो अगर आपका गांव में तो इसमें पंचायत के अथॉरिटी की बात की गई है। पंचायत किन किन मैटर्स पे एक्शन ले सकता है, किन किन मैटर्स पे रूल्स बना सकता है, वो 11 नंबर शेड्यूल में कहा गया है। ठीक है, वो अब आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आपकी पंचायत के हाथ में कितने मैटर्स है और वो क्या क्या कर सकता है। उसी तरह से 12 शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपलिटी, 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड अथॉरिटी की बात की गई है। सेम है लेकिन इसमें म्यूनिसिपलिटी की बात की गई है। म्यूनिसिपलिटी के हाथ में 18 मैटर्स है, 18 सब्जेक्ट है जिस पे ये रूल बना सकता है। अब वो आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आपके एरिया के म्यूनिसिपलिटी के हाथ में कितने मैटर्स हैं और वो कितने मैटर्स पे रूल्स बना सकता है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब हम ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं कि इस ट्रिक से आप इजीली ये 12 के 12 शेड्यूल को इजीली आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। इस तरह से याद करेंगे तो याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो ट्रिक क्या है, एक सेंटेंस है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये सिर्फ एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के हेल्प से आप 12 शेड्यूल को मेमोराइज़ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, इसको 1 बाय 1 करके डिवाइड करेंगे। टी से क्या हुआ, टेरिटरीज एंड स्टेट फर्स्ट। ई से एम्यूलमेंट सेकेंड। ए से अफर्मेशन एंड ओथ जिसमें कसम खाई जाती है, शपथ लिया जाता है, 3। आर से राज्यसभा सीट एलोकेशन, ये हो गया 4 नंबर। और एस से शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर है ओ से अदर ट्राइबल एरिया यानी ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम। नेक्स्ट है एफ से है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में क्या क्या था, द यूनियन, द स्टेट एंड कंकरेंट। ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में आपने पढ़ा कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के जिसमें इंग्लिश नहीं है, ये याद रखना है कि इंग्लिश नहीं है। एल से लैंड रिफॉर्म्स, इसमें याद रखना है कि इसमें ज़मींदारी सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था और 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इसमें ऐड किए गए उस पे जुडिशियल रिव्यू होगा। पी से पंचायत यानी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। एम से म्यूनिसिपलिटी, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपलिटी। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग IND इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।